डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के वाइब्रेशन टॉपिक में अपन डिस्कस किया था। इसमें कौन कौन से जो सोर्स होते हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है जहाँ से आपके क्या है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, उन स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और किस किस स्ट्रक्चर के कारण वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल मॉडल्स के ऊपर और वाइब्रेटरी सिस्टम के ऊपर। तो सबसे पहले अपन जो थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन है, satisfactory design of foundation for a vibrating equipments is mostly based on the displacement। जो भी आपके वाइब्रेशन के इक्विपमेंट्स हैं वो आपके डिस्प्लेसमेंट बेसिस पर कंसीडर किए जाते हैं। अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके कारण होगा, कोई ना कोई आपका लोड होगा, तभी आपका क्या हो सकता है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अब लोड भी आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो आपका साइक्लिक लोड और एक आपका परमानेंट लोड। जब आपका साइक्लिक लोड एक्ट करेगा तो आपके क्या होगी, साइक्लिक डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को भी दो टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया है। फर्स्ट है आपका साइक्लिक डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इलास्टिक रेस्पॉन्स ऑफ द सॉइल फाउंडेशन सिस्टम टू द वाइब्रेटिंग लोड। जब आपका वाइब्रेटिंग लोड एक्ट कर रहा है तो वहां पर आपका सॉइल फाउंडेशन का जो रेस्पॉन्स होगा वो आपका क्या होगा, साइक्लिक डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल बिलो द फाउंडेशन। यदि आप कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। In order to estimate the displacement due to the first loading condition, it is essential to know the nature of unbalanced force, usually applied by the manufacturer of the machine in a foundation. Next, थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन। जब आपका 6 मॉडल्स हैं वाइब्रेशन फाउंडेशन की, जैसे कि आपका कोई लैटरल लोड लग रहा है, लैटरल लोड के कारण आपकी क्या होगी, पिचिंग होगी। पिचिंग आपका इस साइन से डिनोट कीजिए। यदि आपको वर्टिकल कोई भी वर्टिकल आपका लोडिंग आ रहा है अर्थक्वेक या फिर और भी रीजन्स के कारण जो आपके वर्टिकल लोड्स और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पर आपकी क्या होगी, यपिंग होगी। नेक्स्ट आपके यदि लॉन्गिट्यूडनल कोई भी डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो रहा है, वहां पर आपकी क्या होगी, रॉकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन के अंदर हम पढ़ते हैं द फाउंडेशन कैन बी वाइब्रेट इन एनी और ऑल 6 पॉसिबल मोड्स which is seen previous slide। For as of analysis, each mode is considered separately and design is carried out by considering the displacement due to each mode separately। तो सबसे पहले अपन का जो फाउंडेशन है उसमें अपन ने 6 मोड में कंसीडर किया है, उसके बेसिस पे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन को कोई भी स्ट्रक्चर है उसको कितने फोर्स जनरेट हो रहे हैं, अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है मैथमेटिकली मॉडल, और जो वाइब्रेटिंग सिस्टम है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन पे आपके जो लोड लग रहा है, तो आपका लोड भी प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, एक तो होता है आपका मासलेस और एक लंप लोड। जो भी आपके स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर पर जो लगने वाला लोड है, यदि उसकी बॉडी के वेट को मासलेस मान लिया जाए तो वो तो हो जाएगा आपका लंप लोड, और यदि बॉडी का लोड भी कंसीडर किया जाए तो वो हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूट लोड। अब इसको अपन समझने के लिए क्या करेंगे कि एक अपन क्या लेते हैं, डैशपोर्ट लेते हैं। एक अपने डैशपोर्ट लिया है, आपका मास m है, मास कनेक्ट है आपके किससे, डैशपोर्ट से। अब डैशपोर्ट आपका किसको डिनोट करेगा, आपके डैम्पिंग को, और एक आप मास से कनेक्ट कर देंगे क्या, स्प्रिंग। अब स्प्रिंग आपका किसको कनेक्ट करेगा, मास को। अब जो मास है जिस पर आप कोई भी फोर्स लगा रहे हो, या आपका साइक्लिक लोड है या फिर आपका क्या है, परमानेंट लोड है, जिसके कारण आपके जो स्प्रिंग है और डैशपोर्ट है, यानी कि आपका डैम्पिंग और स्प्रिंग फोर्स, ये दोनों आपके क्या होंगे, जनरेट होंगे। दी पैरामीटर
for vibration of foundation can be evaluated by treating the soil as equivalent to the spring and dashboard which support the foundation as shown in figure. This is usually referred as lump parameter vibrating system. तो इस सिस्टम को अपन किस में कंसीडर करेंगे? लंप पैरामीटर में। आपका कोई सॉइल फाउंडेशन है, सॉइल फाउंडेशन पर एम मास एक्ट कर रहा है, तो ये क्या करता है? इसको इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट, फ्री वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन आपका फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके दोनों क्या टोटली डिफरेंस होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके किस पर डिपेंड करती है कि मास डिस्प्लेसमेंट पर, और आपकी काइनेमेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम को किस पर डिपेंड करती थी? रिजिड जॉइंट डिस्प्लेसमेंट रोटेशन पर। सबसे पहले अपन करते हैं फ्री वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ऑफ ए सिस्टम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इनहेरेंट इन द सिस्टम इटसेल्फ एंड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। तो आपका कोई एक्सटर्नली अप्लाइड लोड है, तो आपका वहां पर कोई एक्साइटेड लोड एक्ट नहीं कर रहा, यानी कि फोर्स की वैल्यू आपकी क्या है? वहां पर 0 है। तो ऐसे लोड को अपन क्या बोलते हैं? फ्री वाइब्रेशन। The response of system is called the free vibration when it is distributed and the left free to vibrate about some mean position. Force vibration. Vibration of a system caused by a external force. Vibration that result from regular rotating or machinery loading and irregular exciting agencies are also called as vibration forces. तो वाइब्रेशन फोर्स में आपका क्या होगा कि कोई भी आपका एक्सटर्नल लोड उस पर एक्ट कर रहा है। अब एक्सटर्नल लोड आपका क्या हो सकता है? एक्सटर्नल आपके चेंजेस भी हो सकते हैं, आपके साइन कर्व में भी हो सकता है, कॉस कर्व में भी हो सकता है। तो ये आपके एक्सटर्नल लोड है। एक्सटर्नल कोई पॉइंट लोड हो सकता है, एक्सटर्नल कोई यूडीएल भी हो सकता है। तो ये यदि किसी स्ट्रक्चर पर एक्ट कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फोर्स वाइब्रेशन। नाउ नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सॉल्यूशन ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम। जो आपका वाइब्रेटिंग सिस्टम है उसकी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कौन से हैं जिस पर वो वाइब्रेट कर सकता है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ फ्री ऑक्सीलेशन मेड बाय द सिस्टम इन ए यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में आपके कितने ऑक्सीलेशन हो रहे हैं सिस्टम के अंदर? तो वो आपके क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। जो आपकी पोजीशन है उससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा, वो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन कहलाएगा। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन का जो वन साइकिल कंप्लीट हो रहा है वहां पर क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। तो फर्स्ट अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एम मास एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फर्स्ट बॉडी के अंदर। दूसरा आपका जो सिस्टम है उसमें एम मास m1 है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2 है। फर्स्ट मास है जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है z1 और सेकंड मास है वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है z2। सबसे पहले अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके जो सिंगल कोऑर्डिनेट्स हैं z, तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 1 होगी। और नेक्स्ट फिगर 2 में आप देखेंगे z1 z2 आर नेसेसरी टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सिस्टम, हेंस दिस सिस्टम हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सेकंड आपका किस में हो जाएगा? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में। ए रिजिड बॉडी हैज टोटली 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई भी आपकी रिजिड बॉडी है वो आपकी क्या होगी? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और वेयर इज 3 रोटेशनल एंड 3 ट्रांसलेशन। तो 3 तो आपके क्या होंगे? रोटेशन होंगे और 3 आपके क्या होंगे? ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं ए फ्री वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग मास। आपकी एक स्प्रिंग मास है जिस पर आपका फ्री वाइब्रेशन हो रहा है, यानी कि एक्सटर्नल लोड वहां पर कोई एक्ट नहीं कर रहा है। तो आपने एक फाउंडेशन वेट लिया है W और उसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसकी स्टिफनेस है K। तो यहाँ पर आपका जो लोड है फ्री वाइब्रेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम अपवर्ड डायरेक्शन में जो इसका फोर्स होगा वो कितना होगा?
W अपॉन जी इंटू जेड, मास इंटू एक्सिलरेशन। कैपिटल W एक्ट कर रहा है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कैपिटल W प्लस के जेड आपका कहाँ एक्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन। तो आपका जो लोड डेवलप हुआ है इसको स्टैटिक डिफ्लेक्शन जेड एस भी डेवलप करेगा, जिसको आप के इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन जेड। तो के आपका क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द इलास्टिक सपोर्ट। ये किसके लिए है, यदि आपका कोई इलास्टिक सपोर्ट तक आपकी स्प्रिंग लोड को कैरी करेगी। The coefficient of subgrade reaction Ks can be given by, आपको जो सॉइल है, सॉइल की सबग्रेड का कॉफिशिएंट दिया हुआ है Ks, तो Ks इक्वल टू क्या होगा, बियरिंग कैपेसिटी अपॉन जेड एस। जेड एस आपका क्या है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन। द स्प्रिंग सप्लाई ए रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट टाइम द डिस्प्लेसमेंट, देन F इक्वल टू K इंटू जेड। If the foundation is distributed from its static equilibrium position, the system will vibrate. If the foundation moves down, the restoring force tends to bring it back to its equilibrium position. By this time it reaches its equilibrium position. The mass is in motion with acceleration small a and tend to remain in a motion and therefore overshoot its equilibrium position. It is does so the restoring force begin to the generate again and the mass comes to the rest on the highest side of equilibrium position. When the restoring force is equal to inertia force. We have discussed about the inertia force. Inertia force is the mass resisting by the external force, यानी mass into acceleration is called inertia force. As the body comes to rest, it's again tend to equilibrium condition. The equation of motion can be written as restoring force equal to inertia force. So restoring force equal to inertia force, restoring force K into Z, or inertia force mass into acceleration. Then this equation is become as m into a plus k into z equal to 0. Now again this equation is converted in form of k upon m, then w upon g, mass equal to w upon g into acceleration plus k into z equal to 0. Then z डबल डॉट प्लस के अपॉन एम इंटू जेड इक्वल टू 0। तो z डबल डैश क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन, और k अपॉन एम एंड z आपका क्या है यहाँ पर, डिफ्लेक्शन। z डबल डैश इक्वल टू डी टू जेड डी एक्स स्क्वायर, देन t इज द टाइम एंड मास इज द m w अपॉन g, स्मॉल j इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Now solve this equation, then z equal to a1 cos omega nt plus a2 sin omega nt. This is the solution of equation 1. This is the solution of equation 1. This is the differentiation equation. Then solve ci and pi. After that z equal to a1 cos omega nt plus a2 sin omega t. अब यहाँ से अपन को a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद में अपन को जो डिस्प्लेस्ड होगा, आपकी जो भी स्ट्रक्चर है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो होगा आपका फ्री वाइब्रेशन के इक्वल। तो मैं डिफरेंट कंडीशन लगा के, फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या होगी, a1 a2 आपके कांस्टेंट है, तो इनको निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, डी जेड अपॉन डी टी और डी टू जेड अपॉन डी टी, यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है और आपकी जो वेलोसिटी है, इनिशियली वेलोसिटी, उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपके कांस्टेंट a1 और a2 की वैल्यू। तो यहाँ से आप a1 a2 की वैल्यू फाइंड आउट करके आप इक्वेशन इसी में रखोगे, इसमें वैल्यू पुट करने पर आपके नेक्स्ट ये इक्वेशन बन जाएगी, जहाँ से आपके ओमेगा एन है, ओमेगा एन आपकी क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो किसके बराबर होगी,
k अपॉन अंडर रूट k अपॉन m, दिस इज द रेडियंस पर सेकेंड, इसकी यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकेंड होती है। तो नाउ z इक्वल टू a1 cos k अपॉन एम टी प्लस a2 sin k अपॉन एम टी। In order to determine the value of a1, a2, one must substitute the proper boundary condition. तो proper boundary condition मैं बता रहा था, at t equal to 0 the displacement z equal to z naught and the velocity dz dt equal to v naught and z naught equal to a1। ये वैल्यू अपन इक्वेशन में पुट करते हो इक्वेशन 3 में, तो आपके z इक्वल टू क्या, z नॉट इक्वल टू क्या जाएगा a1, यानी a1 आप इक्वल टू z1। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 3 वेलोसिटी, अब इसका एक बार क्या कर देंगे अपन डिफरेंशिएशन करने के बाद में आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन का अपन क्या करेंगे फिर से, इनिशियली आपका जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, v नॉट के बराबर। इनिशियली वेलोसिटी आपके v नॉट के बराबर है, तो वहां पर आपकी जो t की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके 0। तो t की वैल्यू इक्वेशन में 0 रखेंगे तो आपके रिलेशन आएगा वेलोसिटी, इनिशियली वेलोसिटी v नॉट इक्वल टू a2 इंटू अंडर रूट k अपॉन m, देन a2 इक्वल टू आपका क्या जाएगा v नॉट अपॉन अंडर रूट में k अपॉन m। तो यहाँ से a1 a2 अपन ने दोनों क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। a1 a2 फाइंड आउट करने के बाद में ये वैल्यू अपन इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो वहां से आपके क्या जाएगी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। तो इक्वेशन 3 में पुट करने पर ये आपके क्या गई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। तो यदि डिस्प्लेसमेंट z इक्वल टू z कॉस अल्फा लेते हैं, तो यहाँ से आपके v नॉट अपॉन अंडर रूट के अपॉन m इक्वल टू z साइन अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से z इक्वल टू z कॉस ओमेगा एन टी माइनस अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स v नॉट अपॉन z नॉट अंडर रूट k अपॉन m एंड z इक्वल टू z नॉट स्क्वायर प्लस v नॉट अपॉन k अपॉन m का होल स्क्वायर इक्वल टू z नॉट स्क्वायर प्लस m अपॉन k और v स्क्वायर। तो ये आपके फाइनली क्या हो जाएगी, आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी।